जय हिंद। आइए हम लोग अब सैंक्शन बिहाइंड दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, ठीक है। सैंक्शन बिहाइंड कहने का मतलब है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य के, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके पीछे मंजूरी देने वाला कौन है। सैंक्शन का मतलब होता है ना कि मंजूरी देना, स्वीकृति प्रदान करना। देखते हो, कहता है अरे यार इसका टेंडर सैंक्शन हो गया, मतलब टेंडर की मंजूरी मिल गई, वही है सैंक्शन, प्रोवाइड कराना। तो नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसे मनवाने के लिए बाध्य करता है। सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो एक तो चीज है कि फंडामेंटल राइट, जो तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट का कोई भी सरकार जब नीति बनाती है तो उसका विशेष ख्याल रखा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में इन फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अगर वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हुआ प्रतीत होता है तो एनी पॉलिसी, एनी अमेंडमेंट वो कोर्ट के द्वारा जो है स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो फंडामेंटल राइट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका जो है एक कद्र किया जाता है या फिर उसको सेफगार्ड किया जाता है व्हाइल मेकिंग एनी पॉलिसी और टेकिंग एनी डिसीजन बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट। लेकिन यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये तो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। तो इसके सैंक्शन के पीछे कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो सरकार को यह बाध्य करती है, उनको एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि स्वीकृति प्रदान करती है कि भाई किस प्रकार से आप इन तमाम पॉलिसीज, इन तमाम प्रिंसिपल, इन तमाम आइडियाल्स को जो है आप अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करें। तो उसके बारे में जानेंगे, सैंक्शन बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो एक हमारे कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में एक एडवाइजर हुए जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उनका नाम है सर बी.एन. राव, ठीक है। सर बी.एन. राव, ही वॉज एन कह सकते हैं कि एडवाइजर ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे सोशल, पॉलिटिकल कह सकते हैं कि साइंटिस्ट को बुलाया जाता था, उनसे विचार रखे जाते थे, उनसे एडवाइस लिया जाता था। कॉमन सिटीजन या वैसे लोग जो लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिन्हें कानून के बारे में जानकार है, मतलब जानकारी है। देखो, कॉमन पीपल से ओपिनियन लिया जा सकता है, लेकिन एडवाइस वैसे व्यक्तियों से लिया जाता है जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो सर बी.एन. राव, जो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि राइट्स आर डिवाइडेड इनटू जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। कोई भी अधिकार है तो जस्टिसिएबल में कौन हो गया? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। जितने भी मौलिक अधिकार हैं, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। Justiciable in nature कि in that case if the state tried to take away your fundamental right from you, you can directly approach the Supreme Court, and Supreme Court as a grantor or defender of the your fundamental right, it will protect you from the tyranny or arbitrariness of the state, from it will protect you from the breach of your fundamental right। कहने का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में जब आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो क्योंकि मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल इन नेचर, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, सर्वोच्च न्यायालय, बोलिएगा कि हमारे मौलिक अधिकारों का ब्रीच हो रहा है, उसे वायलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करेगा। क्लियर हो गया। लेकिन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो उन अधिकारों में आता है जो कि नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल कि अगर सरकार चाहे तो इनके तमाम तत्व, कंपोनेंट, प्रिंसिपल्स को अपने पॉलिसी में इंक्लूड कर सकती है या चाहे तो छोड़ भी सकती है, उन पे कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते इसे मनवाने के लिए। यही हो गया नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो दो तरह के अधिकार, एक जस्टिसिएबल, एक नॉन जस्टिसिएबल। क्लियर हो गया। तो बी.एन. राव के द्वारा आगे कहा गया कि दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, but the principles are fundamental in governance and duty of the state to apply these principles in making law। यद्यपि बी.एन. राव कहते हैं यद्यपि जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है,
यह मानते हुए भी ये बात सत्य है, लेकिन यह इतना फंडामेंटल इन नेचर है, इतना मौलिक है कि जब भी सरकारें कोई भी अपने गवर्नमेंट के पॉलिसीज या गवर्नेंस के मेजर या स्टेप उठाती है तो इन प्रिंसिपल्स का वह उपयोग किए बिना रह ही नहीं सकती। ठीक है, और सरकार का यह ड्यूटी है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य है, ठीक है, कि वह जब भी कोई नियम कानून को फॉर्मुलेट करे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मुलेशन करे, उसे बनाए, ठीक है, उस परिस्थिति में इन तमाम प्रिंसिपल्स को जो है इंक्लूड करे उस नियम को बनाते समय। ठीक है, ये कैसे होगा? ये कोर्ट के द्वारा तो इन्फोर्सेबल नहीं है, क्यों हुआ? मोरल ऑब्लिगेशन के तहत, मोरल ऑब्लिगेशन के तहत, ठीक है, सरकार यह बाध्य होती है। और रियल फोर्स बिहाइंड इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ठीक है, हर 5 साल में सरकारें बदलती है। सरकार जो है अकाउंटेबल इन नेचर है, वो 5 साल के बाद जो है आपको जनता के पास हाथ जोड़कर जाना होता है कि हमें वोट दीजिए। उस परिस्थिति में जनता आपको कहती है, पूछती है कि 5 साल में आपने क्या किया। तो वही है पॉलिटिकल बिल, मतलब एक प्रकार से राजनीतिक इच्छा शक्ति और पब्लिक ओपिनियन पे आधारित है कि अगर पब्लिक का ओपिनियन होगा कि किन किन मूल्यों को कानून में समाहित करना चाहिए, उस परिस्थिति में जो है उसके मोरल ऑब्लिगेशन बनता है कि जनता की आवाज़ तो ही भाई रिप्रेजेंटेटिव क्या हुए, जनता के प्रतिनिधि हुए, तो जो जनता की मांग होगी आखिर वही तो उन्हें पॉलिसी में फिर इंक्लूड करना होगा, उन्हीं के लिए तो पॉलिसी आखिर बनाया जा रहा है। तो यही चीज़ है पॉलिटिकल जो है, दैट इज पॉलिटिकल, और कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन, जो आम जनता, जो आम जनमानस है, उनके ओपिनियन, उनके विचार, उनके एडवाइस, उनके डिमांड्स, ठीक है, उनके द्वारा देखते हो कभी कभी प्रोटेस्ट वगैरह निकलता है, चाहे इन्वायरमेंट को सेव करना हो उसके लिए प्रोटेस्ट निकलता है, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनानी हो उसके लिए लोग PIL कोर्ट में दायर करते हैं, सरकार फिर कुछ स्टेप लेती है, ठीक है, जैसे ऑड इवन पॉलिसी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन करना और बहुत सारे स्टेप्स, दिवाली में पटाखे पर बैन करना, ठीक है, कल न्यू ईयर आ रहा है उस पर देखो बैन नहीं होगा। ये ओपिनियन है, पराली वगैरह जो चलता है उस पर, उसके खिलाफ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन आना, ठीक है, तो ये कुछ जो है पब्लिक ओपिनियन है जिस पे आधारित सरकार को यह बाध्य होना होता है, उन्हें ऑब्लिग्ड होना होता है कि वह नीति निर्देशक तत्वों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करते वक्त जो है बनाए। तो ये BN राव का इसके पीछे जो है एक विचार रहा। फिर आगे है डॉक्टर अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना एक ओपिनियन दिया। और जब डिबेट होता है, हर देखिए कोई भी बिल आते हैं पार्लियामेंट में तो डिबेट डिस्कशन के बाद ही उसे पारित किया जाता है सारे मेंबर्स को। अभी भी देखो जो क्वेश्चन आवर होता है या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस लोग जो मेंबर्स होते हैं मेंबरान वो पूछते हैं, ठीक है, फिर मंत्री उसका रिप्लाई देते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे डिस्कशन डिबेट होने के बाद कोई बिल पारित होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि अ गवर्नमेंट विच रेस्ट ऑन अ पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट मतलब डेमोक्रेसी में तो भाई बिना वोट का कोई जीत नहीं सकता, और जीतेगा वही जो पॉपुलर सबसे रहेगा, मतलब सबसे अधिक जिसको वोट मिलेगा वही जीतेगा। तो अ गवर्नमेंट मतलब कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, म्यूनिसिपल के लोकल बॉडीज हो, रेस्ट ऑन द पॉपुलर वोट, जो कि पॉपुलर वोट पे आधारित हो, यानी रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक और इलेक्टेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो किसी भी परिस्थिति में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इग्नोर करना नहीं चाहेगी, ठीक है, वाइल शेपिंग इट्स पॉलिसी, जब वो पॉलिसियों को निर्माण कर रही होगी, उसका ढांचा तैयार कर रही होगी या उसकी ड्राफ्टिंग कर रही होगी। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं। कहने का मतलब है कि जो पीपुल्स, जो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है, दे विल सैंक्शन, ठीक है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं उनके ओपिनियन, उनके विचार जो है रियल सैंक्शन है इस नीति निर्देशक तत्वों को इन्फोर्स कराने के लिए। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी चीज आप कोर्ट से हासिल करेंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है, कुछ तो आम जनमानस के विचार भी हों। आखिर तो होता क्या, देखो सरकारें गिरती और बनती कैसे हैं,
कभी यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, कैसे ये आया? जनता का भाई ओपिनियन ही तो बदला कि भाई उस सरकार में बहुत करप्शन हो रहा है, बहुत घोटाले हो, जैसे 2G हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, अन्ना हजारे का इतना आंदोलन चला, ठीक है, तो मतलब घोटाला हो रहा है, करप्शन हो रहा है, सही प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, चलो अब सरकार ही बदल देती है। हो सकता है कभी सरकार इसकी भी बदल दी जाए। डेमोक्रेसी का तो ये फीचर है कि जो पब्लिक ओपिनियन रहेगा, पब्लिक विचार रहेगा, पब्लिक जिसकी तरफ जाएगी, जनता जिससे सपोर्ट करेगी उसकी सरकार बनेगी। सपोर्ट इन द सेंस सिर्फ वोट डालकर ही सपोर्ट नहीं किया जाता। जो अवेयर सिटीजन रहते हैं, जो एवेकेंट सिटीजन रहते हैं, वो उनकी नीतियों की भी आलोचना करते हैं, नीतियों में कुछ सुझाव भी देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। वाई DSP DPSP आर नॉन जस्टिसिएबल। एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई, या आप यह भी पूछ सकते हैं कि आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर क्यों रखा गया? आखिर क्यों ना हम सारी नीतियां, जो भी सरकार नीति, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उसे हम कोर्ट के द्वारा क्यों ना इंप्लीमेंट करवाएं? देखो, ये कहना बड़ा सरल है, ठीक है, कि सब का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे कोर्ट के द्वारा हम इन्फोर्स कराएं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। आखिर कोर्ट की भी एक लिमिटेशंस है, 3 से 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। न्यायालय व्यवस्था या न्याय व्यवस्था की भी एक सीमाएं हैं। इसलिए तो कहा जा रहा है कि इसमें जो पॉपुलर बिल होगा, जो आम लोगों की जो राय होगी, वो इसको इन्फोर्स कराने का प्रयास करेगी। सब चीज आप कोर्ट के माध्यम से नहीं ले सकते। और दूसरी बात कि अगर सारे के सारे अधिकारों को फंडामेंटल राइट की तरह ही ट्रीट किया जाने लगे, तो फंडामेंटल राइट इटसेल्फ नॉट बी अ फंडामेंटल राइट। आखिर सारे अधिकार आपको एक साथ नहीं मिल सकते, और इसके बहुत सारे पीछे कारण है। जैसे पहला कारण है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ये बात तो आपको मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि इंडिया इज ए डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन नहीं है। इसके जो है ना बहुत सारे कार्य हैं जो भी करने के होते हैं, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर लेकर, मतलब जितनी भी कोर इंडस्ट्रीज हैं उसको लेकर बहुत सारे कार्य करने होते हैं। हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फिर डिफेंस को लेकर। कई दुश्मन राष्ट्र हमेशा आक्रमण, जैसे चाइना और पाकिस्तान, आक्रमण पर तुले हुए होते हैं। इतना कोस्टल बाउंड्रीज है, कई बार जो है हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, क्लाउड ब्रस्ट होते रहता है। कई दोनों तरफ कोस्टल, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में कई बार देखते होंगे तूफान आता है, टाइफून आता है, स्टॉर्म आता है, साइक्लोन आता है। कभी कहीं फ्लड हो रहा है, कहीं ड्राउट हो रहा है। तो इस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, और सबके लिए जो है पैसा तो चाहिए ही, फंडिंग की आवश्यकता है। एक इंडस्ट्री सेटअप करो, या कोई क्लाइमेट चेंज, या फिर कह सकते हैं कोई साइक्लोन से जूझो, फंडिंग की आवश्यकता है, पैसा और रिसोर्स की आवश्यकता है। तो भारत के पास एक लिमिटेशन है। और उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ था, तब तो और संसाधनों की कमी थी। अब तो खैर स्थिति कुछ सुधरी है लिबरलाइजेशन के बाद, लेकिन 1947 जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, उस वक्त स्थितियां तो और जटिल थी और खराब थी। तो इसको देखते हुए कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, उन्हीं अब जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ना इकोनॉमिक मेजर्स और इकोनॉमिक स्टेप उठाने की बात कही जा रही है कि जैसे सभी को समान बनाना है। तो समान सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं कि हमने पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल वोट दे दिया, सभी को एक वोट, एक कह सकते हैं वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। मतलब गरीब हो, अमीर हो, दिव्यांगजन हो, या फिर फिट व्यक्ति हो, और कोई लद्दाख से बिलोंग करता हो, कोई केरल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई कच्छ से, तो या कोई अरुणाचल से, कोई नागालैंड पे, सबको एक वोट, एक मतलब यूनिवर्सल डेल्ट फ्रेंचाइज के तहत वन वोट वन वैल्यू की अवधारणा है। तो यह पॉलिटिकल इक्वलिटी है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी की बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि जितने लोग हैं आर्थिक रूप से सब बराबर हो जाए, वो संभव है? मतलब एक रिच, एक अंबानी की तुलना हम अपने आप से कैसे कर सकते हैं? टाटा अंबानी की तुलना आप देखोगे तो 1% का जो वेल्थ है वो पूरे के पूरे 1% जो लोग हैं वो पूरे के पूरे 80 से 90% वेल्थ पे काबिज रहते हैं। पूरे विश्व का एक डाटा है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरकार वेलफेयर मेजर्स उठाती है, स्कीम्स लेती हैं, जैसे सब्सिडी हो गया, एग्रीकल्चर में फसल बीमा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर पे सब्सिडी हो गया। देखो अभी कोविड-19 में जो है 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो पल्सेस। तो सरकार वेलफेयर मेजर्स लेती है। रेलवे के टिकट में सीनियर सिटीजन को कुछ बेनिफिट मिलता है,
हेल्थ में बहुत सारे कह सकते हैं एम्स वगैरह की स्थापना करना हो, फिर स्टेट के द्वारा एजुकेशन 14 साल तक फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों की स्थापना करना हो, तो बहुत सारे ऐसे मेजर, जैसे देखो अभी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, सबको मुफ्त वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार मेजर्स नहीं ले रही है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिटेशंस है। तो वही है, रिसोर्सेज का लिमिटेशन होने की वजह से सिर्फ मौलिक अधिकारों को ही जस्टिसेबल इन नेचर रखा गया, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा है वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस। 200 कह सकते हैं कि साल तो अंग्रेजों की कह सकते हैं दास्ता भारत ने देखी, लगभग 1000 साल मुगलों और इस्लामिक आक्रांताओं का कह सकते हैं भारत गुलाम रहा है। कितने बार जो है भारत को लूटा गया है, आप इसकी सोचने, सोमनाथ को ही कई बार लूटा गया है, लुटेरे आते हैं लूट कर चले जाते हैं। तो भारत की जितनी भी संपदा थी, तो सिर्फ और सिर्फ वो कोई धन और वैभव ही नहीं लूटता, मानसिक रूप से भी कह सकते हैं हमारा शोषण किया जाता है, जो भी परिस्थितियां उस वक्त रही होंगी। तो उस प्रकार से, और दूसरी बात है भारत में डाइवर्सिटी बहुत अधिक है, विविधताओं से भरा हुआ यह देश है, बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है। तो इसे उभरने में, इसे संवरने में एक समय लगता है, ठीक है। इसे फिर से खड़ा होकर फिर से चलने और दौड़ने में एक लंबा वर्ष लगता है। तो अभी हम लोग डेवलपिंग नेशन है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो दूसरा कारण ये रहा। तीसरा कारण है न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट हैज मेनी प्री ऑक्यूपेशंस। प्री ऑक्यूपेशंस मतलब होते हैं बहुत सारी ऐसी अन्य चीज़ों की प्राथमिकताएं, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से जब भी हम नीति बनाते हैं तो उन नीति को हम अधिक प्राथमिकता देते हैं जो कि बहुत अधिक जरूरी हो। जैसे फॉर एग्जांपल घर ही है, तो घर में कोई एक कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर या अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस आपके डैड मॉम या जो भी अर्निंग मेंबर होते हैं वो कमा कर लाते हैं, तो उसकी भी एक कैटेगरी होती है कि हम इतना बजट हेल्थ पे खर्च करेंगे, इतना बजट हम फूड एंड न्यूट्रिशन पे खर्च करेंगे, इतना बजट हम कह सकते हैं कि हाउस पे इन्वेस्ट करेंगे, इतना बजट हम एजुकेशन और कह सकते हैं कि चाइल्ड न्यूट्रिशनमेंट पे खर्च करेंगे। तो वो सबका एक लिमिटेशंस होता है, और उस आधार पर हम अपनी प्रायोरिटी को चेंज करते हैं कि पहले क्या और किस चीज़ की आवश्यकताएँ हैं। तो ये चीज़ है कि न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट में यह देखा जा रहा था कि किन किन चीज़ों की अधिक ज़रूरत है, और उतने कॉम्प्लेक्सिटीज़ और उतने प्रायोरिटीज़ को देखते हुए इतना बर्डन था भारत पे उस वक्त 1947 में कि जो मेन और कोर इशूज़ था उसे डील करने का प्रयास किया गया। तो ये 3 प्रमुख और बहुत सारे कारण थे जिसके चलते डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एज अ नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट अपनाया गया। लेकिन जितने भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो जानते थे कि भारत कभी ना कभी आगे बढ़ेगा, कभी ना कभी विकसित होगा, धीरे धीरे यह भी उठ खड़ा होगा, ठीक है। तो वो इसलिए इसे जनता के बिल पे छोड़ दिए, मतलब जनता की इच्छा शक्ति पे। आगे अंतिम लाइन हम अब यही समअप करेंगे कि मोर अवेकन्ड पब्लिक ओपिनियन रेदर देन कोर्ट प्रोसीजर्स एज द अल्टीमेट सैंक्शन। मोर अवेकेंड पब्लिक ओपिनियन कहने का मतलब है कि जो जागरूक सिटीजन होंगे, जो अवेयर सिटीजन होंगे, अवेकेंड जगा हुआ, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का विचार, ओपिनियन। देखो पब्लिक का ओपिनियन ही सरकार बदलती है। आज इसकी सरकार बनानी है, इसे हटानी है, इसे लाना है, उसे गिराना है। भाई जनता वोट देता है, वोट भी एक ओपिनियन ही हुआ ना, सीक्रेट बैलेट की तरह, मतलब गुप्त रूप से हमारा विचार क्या है हम अपने वोट के माध्यम से बताएंगे। तो पब्लिक ओपिनियन रेदर देन द कोर्ट प्रोसीजर्स, जो कोर्ट की प्रोसीड्यूर्स हैं उसकी अपेक्षाकृत जो पब्लिक ओपिनियन है वो इसका अल्टीमेट सैंक्शन करने वाला है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ये क्लियर हो गया। तो कह सकते हैं ना कि नीति निर्देशक तत्वों को कोई भी सरकार जब पॉलिसी फ्रेम करती है तो एक प्रकार से क्या, इसका नाम ही देखो, निर्देशक, जो निर्देश देता है, जो डायरेक्शन देता है। तो जब भी सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, फ्रेम करती है, तो इन निर्देशों का पालन करने का अधिक से अधिक प्रयास करती है, ठीक है, अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करने का प्रयास करती है, जिससे समाज में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी स्थापना, सोशल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी इस्टेब्लिशमेंट हो सके, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कह सकते हैं कि उद्देश्य भी था कि अनटिल और अनलेस
you unable to establish the socio-economic democracy in a nation, the political democracy is useless or worthless. आपको राजनीतिक लोकतंत्र की साथ साथ जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और समानता की भी स्थापना करनी होगी, अदरवाइज राजनीतिक लोकतंत्र अपने आप में व्यर्थ साबित हो जाएगा। तो बात सभी भी है कि सभी लोगों को रोजगार मिले, सभी को एक अच्छा, एक डिसेंट, हाई स्टैंडर्ड नहीं, मतलब एक डिसेंट, एक शिष्ट और सभ्यतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले, जीवन यापन जीने का कह सकते हैं, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी पेशा मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक आहार मिले, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो। तो ये सब तमाम चीज़ जो है स्टेट अपने पॉलिसी के माध्यम से लाती है और वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से उसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है, एक निर्देश के तौर पे, एक डायरेक्शन के तौर पे। आज के लिए इतना है। सो अब हम यहीं से सम अप करते हैं। थैंक यू, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.